जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हमने कुछ चीज़ें करनी है जिसमें हमने राइट अप भी बनाने हैं, अपने लिखना भी है, ठीक है। और सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे गुस्सा क्यों आता है और उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये कि डिप्रेशन, वैसे तो हम बड़ा उसको डिस्कस करते हैं लेकिन आज हम उसको सिंपल सा वो करेंगे। हम समझ लें कि तालीमी ग्राउंड से हट के प्रैक्टिकल ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं, जिसमें हर बंदा अपने बारे में सोचेगा कि उसको क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर उसका हम समझ लें कि मैनेजमेंट हम कहेंगे या इलाज कहें या जो कुछ भी कहें, ठीक है। अब मेडिसिन तो मिल रही होती है सबको, वो अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए, जो कुछ भी करने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हम खुद मैनेज करेंगे, जिसमें हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, हमें अपने शऊर की ज़रूरत होती है, अपने इनसाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आप ये देखो कि डिप्रेशन, जब भी हम कहते हैं जी मुझे डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन की अलामात आ गई, लोग ख़ुद को कह रहे होते हैं, ठीक है। बाकी लोग भी कह देते हैं जी मेरे भाई को, मेरे पड़ोसी को, मेरे घर वाले को, मेरे बच्चों को डिप्रेशन हो गया हुआ है। तो उसको हम कैसे जज करते हैं? सिंपल सी बात है, मतलब जज करते हैं या उसको कैसे जानते हैं कि ये वाकई डिप्रेशन में है। तो सिंपल, आपको बहुत ज़्यादा क्लिनिकल डिप्रेशन में या उसकी हम डेफिनेशन नहीं देखते। सबसे पहले वो बंदा अपने बारे में मनफी सोचेगा, मैं नाकाम इंसान हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं कामयाब नहीं हो सकता। मतलब वो अपने बारे में मनफी ख्यालात रखेगा, ठीक है। अब वो कर सकते नहीं कर सकते एक अलग चीज़ है। पहले हमने ये देखना है, वो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता या मैं पास नहीं हो सकता, या उसके जहन में ये चीज़ें होंगी और पहले से होंगी, ठीक है। दूसरा, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में मनफी सोचेगा, जैसा कि अपने बहन भाइयों के बारे में गलत सोचेगा, मनफी सोचेगा, वालिदैन के बारे में मनफी सोचेगा, मौलेदारों के बारे में मनफी सोचेगा, कोलीग्स के बारे में मनफी सोचेगा, ठीक है। एक अपना, दूसरा उसके इर्द गिर्द के लोग, तीसरा जो है वो अपने मुस्तकबल के बारे में कोई उम्मीद नहीं होगा, उसके बारे में मनफी सोचेगा कि यार हमारे बड़ों ने क्या कर लिया जो हम कुछ कर लेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता, पहले कभी भी नहीं हुआ, अब कैसे होगा। 3 चीज़ें आपको नज़र आ गई। अब जब ये 3 चीज़ें इंसान के अंदर होंगी तो उसके अंदर उदासी होना एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। अब उसको जब उदासी होना शुरू हो जाएगी, फिर उसके साथ साथ मज़ीद चीज़ें भी हो जाएंगी, जिसमें हम एनोडोनिया भी कहते हैं, यानी कि प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ नहीं करेगा। जब हर चीज़ से वो मायूसी उसके अंदर एक आना शुरू हो जाएगी, तो करते करते इन अलामात का दुरानिया बढ़ता जाएगा, मैनेज नहीं होती जाएंगी, तो वो वाकई एक सीवियर डिप्रेशन की तरफ या मेजर डिप्रेसिव एपिसोड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब ये तो हर बंदे को पता होता है कि नहीं होता कि मैं अपने बारे में मनफी सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा? होता है। ये चीज़ें आपने लिखनी है आज कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर डिप्रेशन के लम्हात हों, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अपने बारे में देखना है कि आया कि है कि नहीं है, कोई एक आध भी हो सकती है। फिर दूसरा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में, कोई भी रिलेशनशिप देख लो आप, ठीक है। हाँ, पेरेंट्स हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, बीवी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, हम उनके बारे में मनफी सोचते हैं, ये बाज़ औक़ात सभी के बारे में मनफी सोचते हैं, ठीक है। ये भी देख लें कि आया कि हम सोच उनके वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तीसरा, अपने मुस्तकबल के बारे में हम कितना पुरुमीद हैं, मतलब कि उसकी भी हमने मनफी चीज़ें देखनी है एक तरह से, ठीक। दूसरी साइड पर ये तो उदासी वाली अलामात आ गई। दूसरी साइड पर हमने अपनी पॉजिटिव अलामात भी लिखनी है कि मेरे अंदर खूबियाँ हैं क्या, मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, जिसको हम कहते हैं रिसोर्सेज ढूंढना। इंसान अपने खुद रिसोर्सेज ढूंढता है। मैं जब अकेला हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, तो मैं किधर जाऊंगा, मैं किससे बात करूंगा? मेरा कोई दोस्त होना चाहिए, मेरा कोई रिश्तेदार होना चाहिए, मेरा कोई कोलीग होना चाहिए, मेरे वालिदैन होने चाहिए, ठीक है। मैं खुदा से मदद लूँ, कोई ना कोई तो होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह से अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में आपने लिखना है कि कौन कौन से लोग हैं ऐसे। एटलीस्ट आप 5 ऐसे इंसिडेंट्स लिखो या इवेंट्स लिखो जिसमें किसी ने आपकी मदद की हो। समझ आ गई? तो जब हम ये चीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो मनफी अलामात आ रही होती हैं उनके ऊपर वो जो पॉजिटिव अलामात होती हैं या पॉजिटिव इवेंट इंसिडेंट्स होते हैं
वो भारी होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बंदे के अंदर जो ही एक चीज़ भारी होना शुरू हो जाएगी तो हमारी इंटरनल जो स्टेट ऑफ माइंड जिसको हम कहते हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो बेहतर होना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये वाली अलामात कम होना शुरू हो जाएंगी, सही है। अब हम एक और चीज़ करते हैं, इसी ये तो समझ आ गई आपको यहाँ तक। अब अगला हम चलते हैं गुस्सा क्यों आता है, ठीक है। देखें, हर इंसान जब हम पैदा होते हैं, जब हम दुनिया में आते हैं, फिर जो जो बड़े होते हैं तो हमारे माइंड का एक स्ट्रक्चर बनता जाता है। हमारी लाइकिंग है, हमारी डिसलाइकिंग है, ठीक है। हमारी कुछ आदत हैं जिनको हमने अपनाना होता है, कुछ हमारे इंटरेस्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा एक इंटरेस्ट है कि मेरी चीज़ों को कोई टच ना करे। मेरा एक इंटरेस्ट है, ये किसी को भी नहीं पता, मेरे जहन में एक चीज़ है, मैंने यहाँ पर रख दी, कोई इसको टच ना करे। तो जब कोई इसको आके टच करता है या इस कागज़ को फाड़ देगा तो क्या मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी कि जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड की जो स्टेट बनी हुई थी उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गई जो कि मेरे दिमाग ने बर्दाश्त नहीं की, ठीक है। यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जितना ज़्यादा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उतना ज़्यादा रिएक्शन देगा, उसको हम गुस्सा कहते हैं। अब इसी तरह से एक और चीज़ है कि मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, अब मेरा इंटरेस्ट है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब बाहर से कोई जा रहा है, कोई ट्रक जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, वो हॉर्न बजा देते हैं। जो ही हॉर्न बजेगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा और मुझे एकदम से बेचैनी होगी, गुस्सा आएगा कि यार ये क्यों इधर हॉर्न बजा रहे हैं, ठीक है। यानी कि मेरे इंटरेस्ट में खलल आ गया। लेकिन जब मैं उनको देखूंगा तो वो कोई ऐसा बंदा, उसने बाय चांस कोई बच्चे आ गए तो मैं देखूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली चीज़ एक्सेप्टेबल हो जाएगी कि उसकी मजबूरी थी इसलिए उसने हॉर्न बजाया है, तो मेरा गुस्सा कम होगा। और इसी तरह से अगर किसी ने ये कागज़ उठा के फाड़ दिए हैं और जानबूझ के फाड़े हैं तो मेरी स्टेट ऑफ माइंड जो है, जो कि मेरा इंटरेस्ट था, और जब मैंने ये देखा कि उस बंदे ने जानबूझ के किया तो मेरा गुस्सा कहाँ पर जाएगा? पीक पे जाएगा। अगर मुझे ये पता चले कि नहीं मेरी वालदा को तो पता ही नहीं चला, उन्होंने तो वैसे ही फेंक दिया, तो अब मुझे क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं नॉर्मल इंसान के अंदर। रेशनल गुस्सा जो है ना, वो एक नॉर्मल इंसान को आता है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम उस प्रॉब्लम को देख कर भी, किसी बंदे की मजबूरी को देख कर भी, फिर भी अपनी उस स्टेट ऑफ माइंड का जो हमने एक सिस्टम बना रखा है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। समझ आ गई? मतलब कि हम उसको मज़ीद बढ़ाए जाते हैं। फिर इसके साथ ये होता है कि हमें अपनी उस स्टेट ऑफ माइंड को समझने में मुश्किलात होती हैं जो कि हमें गुस्से में ज़्यादा लेकर चलती हैं। सेम बाइपोलर के अगर मैंने के एपिसोड में हम जा रहे हैं तो अगर हम अपनी उस स्टेट ऑफ माइंड को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो हमारी पीक पे हम चले जाएंगे। हम उसको फिर जितना ज़्यादा पीक पे जाते जाएंगे उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए जब भी हम कोई चीज़ करेंगे उसके बारे में पहले से हमें अंदाज़ा होना चाहिए। हर वक्त हम चलते फिर तो सोच नहीं सकते। ऐसा ही है ना कि जी कि मैं सीढ़ियों से चढ़ूँगा तो ये वो, बाज़ औक़ात बंदे को जाते हुए ठुड्डा लगता है, ख़ुद पे भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कितना आता है? थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा आ गया है, आप उसमें दोबारा ठुड्डा तो अपने आप को मार नहीं सकते कि मज़ीद दर्द होगा, ठीक है। अब आपने अपनी माइंड की स्टेट को समझना है और फिर उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, सबसे अहम चीज़ ये होती है। तो सबसे पहले ये देखें कि तमाम दुनिया जो है वो एक सिस्टम के तहत चल रही है, काम कर रही है। कुछ लोगों के खलल आते हैं, कुछ लोगों के नहीं आते। कहीं पे बड़ा स्मूथली बंदा चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर मोटरवे पे हम जा रहे हैं, आपकी एक स्टेट ऑफ माइंड है, गाड़ी का भी एक स्टेट चल रही है, वो एक ख़ास स्पीड के साथ चल रही है। तो सडन आगे कोई आ जाता है इंसान, तो इसका मतलब ये है कि उसमें वो खलल पड़ गया। अब वो जितनी ज़्यादा स्पीड में थे आप, उतना जल्दी आपको उसको फोर्सफुली रोकना पड़ेगा। जब रोकना पड़ेगा तो उतना ज़्यादा खलल पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको डैमेज बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ छोटी सी बता देता हूँ। ये बाहर आप हाईवे को देखते ही हो ना, तो अब यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर, ठीक है।
रात को गाड़ियाँ नहीं होती, 2-3 गाड़ियाँ होती हैं तो लोग स्पीड में भी जाते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि वहाँ पर वो पेडेस्ट्रियन वो हैं, ब्रिज बने हुए हैं लोहे के जो हैं, ठीक है। तो अक्सर लोग उनके ऊपर नहीं जाते, तो उसके अंदर से मतलब वहाँ से चले जाते हैं, बाहर क्रॉस करके चले जाते हैं। तो अब क्योंकि रोड ऑलरेडी काला है, कोई रिफ्लेक्टर बनने के साथ होता नहीं है, जैसे पुलिस की जैकेट्स होती हैं, शूज़ के ऊपर रिफ्लेक्टर लगा हुआ तो दूर से पता चलता है कि कुछ है, तो अब वैसा भी कुछ नहीं होता। और सर्दियाँ हैं तो बंदे ने कुछ ऊपर ओढ़ा हुआ है तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो अब अमूमन आप ये देखें कि अक्सर आपको 1-2 हफ्तों में कोई एक आध एक्सीडेंट वहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि गाड़ी एक स्टेट के साथ चल रही है, उसके अंदर ड्राइवर एक अपनी स्टेट के साथ चल रहा है। जो ही आगे कोई बंदा आया, उन्होंने चाहे इधर रोकने की कोशिश की, उधर से रोकने की कोशिश की, तो डैमेज हो गया दोनों का। और ज़्यादा डैमेज होता है उसका गाड़ी का या उस बंदे का जो उसमें जा रहा होता है। सम टाइम ऐसे होता है कि वो बच जाता है, ये इस साइड पे क्रॉस करते हैं तो रोड से आउट हो जाती है और गाड़ी तबाह हो जाती है। और बाद औक़ात इसको पता भी नहीं चलता तो वो बंदा सीधा आके चला जाता है, तो उसका डैमेज ज़्यादा होता है। सेम इसको अगर हम रियल लाइफ में करें, तो अगर हमें गुस्सा आ गया हुआ है और हम सामने वाले को बचाना चाह रहे हैं और हम उसको निकाल नहीं पा रहे, तो डैमेज किसका होगा? हमारा होगा, ठीक है। और हमने समझा ही नहीं और गुस्सा हमने उसके ऊपर निकाल दिया, हम रिलैक्स हो गए, हमारी जो है ना वो जो एक तरह के आप समझ लें कि जो शिद्दत थी वो निकल गई, तो डैमेज किसको होगा? दूसरे बंदे को होगा। अब हमारा अपना भी होगा लेकिन उसका ज़्यादा होगा। अब उसके साथ ड्राइवर का या उस बंदे का, पैदल चलने वाले का आपस में रिश्ता तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमारा जब अपने किसी के साथ रिश्ता है, कोई हमारा भाई है, बेटा है, बीवी है, बच्चे हैं, तो जब हमारा उनके साथ जब हम उनको ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो डैमेज ना सिर्फ मेंटली होगा, हमारे उस रिलेशनशिप का भी होगा। समझ आ गई आप लोगों को? अब इस चीज़ को हमने लाजमन समझना है कि आया कि अच्छा एक और चीज़ भी है, आप सब लोगों की फैमिलीज़ के साथ भी सेशंस होते हैं मेरे। अब इसको रिकॉर्ड करने का मकसद ये होता है कि जिन जिन लड़कों के साथ अभी मैं सेशन ले रहा हूँ उनकी फैमिलीज़ को भी ये बताऊँ मैं कि भाई ये वाली चीज़ें जो हैं, अब देखो सिर्फ नशे की बात तो नहीं है ना, वो चीज़ तो एक हम डिटॉक्स हो गया, बंदा हो गया नॉर्मल, एक फेज़ में हम आके हम आराम से बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा तो फिर भी आ सकता है, इंटरेस्ट फिर भी हमारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब हमारे जो स्टेट ऑफ माइंड बनी हुई है उसको भी हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अब आगे देखो, हम फिर वापस उसी डिप्रेशन वाली जगह पर आते हैं। देखें, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो गलतियाँ किसी की नहीं होती, कोई गलती किसी की नहीं होती। नशा करने में किसी की गलती नहीं है, गुस्सा करने में भी किसी की गलती नहीं है, एक डिस्टर्बेंस है जो कि आ रही है। मिसाल के तौर पर आज पानी अगर बाहर गर्म है, हम अगर पानी पीते हैं इससे फ़िल्टर से, तो देखते हैं वो पानी गर्म है, ठीक है, उसमें वो गलती किसी की नहीं होगी क्योंकि एनवायरनमेंट अब गर्म होता जा रहा है, ठीक है। जब जानबूझकर हम उसको ठंडा नहीं करेंगे तो वो गलती होगी, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपको गुस्सा आएगा कि भाई ये हमारा एक स्टेट बनी हुई थी और आपने इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। जब हमें ये पता चल जाएगा कि अब गर्मी होती जा रही है, अब हमें नीड है, तो हम उसके मुताबिक अपना काम या सदेबाब करते जाएंगे। समझ आ गई? अब आप ये देखो, यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करते होते हैं CBT। अब CBT डायग्नोज डिसऑर्डर्स के साथ भी हो सकती है। आप लोगों को मैं अलग-अलग सिखा भी चुका होता हूँ, ठीक है, लेक्चर्स भी इसके साथ में रिकॉर्ड कर देता होता हूँ और इंडिविजुअल सेशंस में भी मैं इसके ऊपर वर्कआउट करता हूँ ताकि सब के साथ जो है चीज़ें बेहतर होती हैं। अच्छा, अब आप ये देखो कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक नाकाम इंसान हूँ। मिसाल के तौर पर हम ऐसा कर लेते हैं कि मैं कोई भी ऐसी कोई मनफी सोच या कोई ऐसा कोई आप बता दो, क्या आपको लगता है, कोई कौन सी चीज़ नेगेटिव आपको लगती है? मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। मेडिसिन का? मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं अच्छा, है। मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ तो मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। और कोई और मनफी सोच?
मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, सब कुछ नेगेटिव हमेशा मेरे साथ ही होता है। सब कुछ बुरा मेरे साथ ही होता है। या कभी आपने ऐसे महसूस किया है कि लोग मेरे ऊपर हंसते हैं? ऐसा होता है ना, ऐसा हमें लगता है कि यार मेरे अंदर कोई ऐसी ख़राबी है कि लोग मुझे अहमियत नहीं देते या मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अब ये हमारी एक स्टेट ऑफ माइंड भी बन गई है। अब्बू कहते हैं उठो पढ़ो। अब मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो पढ़ाई का मुझे कोई फ़ायदा होना है। और जब वो मुझे कहेंगे पढ़ो, तो मैं मजबूरन उनके गुस्से से बचने के लिए चला भी जाऊंगा, मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन मज़ीद जब मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो उनको गुस्सा आएगा। यानी कि पहले ना पढ़ने पे भी गुस्सा आ रहा था, पढ़ता हूँ तो नंबर कम आते हैं तो फिर भी गुस्सा आ रहा है। लेकिन मेन जो डिस्टॉर्शन है वो आ रही है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है ही नहीं। अब यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि गोल सेट करना किसी भी इंसान के। लेकिन गोल सेट करने से भी पहले उसको ये तो देखना पड़ेगा कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्यों नहीं है, उसके पास कोई एविडेंस है कि नहीं है। ज़िंदगी का मकसद जो अभी तक हमने ज़िंदगी गुजार चुकी है, इसमें हमने क्या किया है। इसके अंदर फिर एक और चीज़ आ जाती है कि भाई आपके पास ये फैक्ट है कि वाकई आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, या ये आपका कोई ओपिनियन है। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको? यानी कि फैक्ट की बात अगर हम देखें तो वो सच होता है, और ओपिनियन का मतलब ये होता है कि जो मेरी राय है, और फैक्ट हमेशा सच होता है। और ओपिनियन गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ये हकीकत है, वाकई कोई मकसद नहीं है, या एक ओपिनियन है मेरा? ओपिनियन है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो आप इसको कैसे देखोगे कि जी कि वाकई ज़िंदगी का कोई मकसद है कि नहीं है कि इस बंदे के? जिस पोजीशन पे अब है इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगेगा आपका वहम है। वहम है। ठीक, अब आपको क्या लगेगा? वहम है आपका। वहम है। आपको क्या लगेगा? वहम। वहम। आपको क्या लगेगा? वहम। ओपिनियन ओपिनियन होगा। अब आप ये देखो कि ये तीन चीज़ों में आएगा। हमेशा से मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। एक मैं खुद बताऊंगा, एक मेरे इर्द गिर्द के लोग बताएंगे, एक मेरी फैमिली जो मेरे साथ क्लोज लोग हैं वो बताएंगे। समझ आ गई? यानी कि हर चीज़ के लिए आपके पास एविडेंस होगा। जब मैंने ये कह दिया कि मेरी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं है, तो बाकी देखने वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, ये तो फ़ायदेमंद बंदा है, ये काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, ये तो इसको वैसे ही महसूस हो रहा है। समझ आ गई? जब ये चीज़ हो गया तो इसका मतलब ये कि वो फैक्ट नहीं है, वो मेरा ओपिनियन था, और ओपिनियन हमेशा बदलता है। अब जब मेरी ज़िंदगी का जब मुझे ये समझ आ गई कि नहीं, कोई ना कोई मकसद तो है, मैं ऑलरेडी कोई काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे तालीम की ज़रूरत है, तो फिर जब मेरे घर वाले बोलेंगे कि तुम शादी क्या नाम है कि तुम वाकई कि तुम क्या क्यों नहीं पढ़ते, तो मैं फिर क्या बोलूँगा? मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरे पढ़ने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा ना। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि मेरा तो मकसद चल रहा है अब कोई ना कोई, मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं उनको अपना एक ओपिनियन दूंगा कि पढ़ाई तो मैं करूँगा, लेकिन मैं साइकोलॉजी में ये वाली चीज़ पढ़ लूँगा। पहले तो हमें बगैर किसी मकसद के आ गया ना। समझ आ गई? अब मुझे सिर्फ इतना ही हुआ कि नहीं जी, मुझे बाकी लोगों ने बताया कि आपके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब ये तो मेरे इर्द गिर्द के लोग बता रहे हैं। अब अगला पॉइंट ये आता है कि मेरे घर वालों को कौन बताएगा? अक्सर हमें ये मदद की ज़रूरत होती है ना, कि यार मैं तो ये समझता हूँ, बाकी समझते हैं, मेरे घर वाले तो इस बात को नहीं समझते। अब आगे हम ये देखते हैं कि क्या मेरे घर वाले इस बात को समझते हैं या नहीं समझते। ये फैक्ट होता है या ओपिनियन होता है? ये दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कि घर वाले ना समझते हैं उस बात को, उस तरफ उनका ध्यान ही ना जाता हो, या हो सकता है कि मुझे लगता हो कि मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते, हालांकि वो तो मेरी बड़ी केयर करते हैं। बाकी लोग मुझे बता रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं और ये आपके पास एविडेंस है। समझ आ गई? सर इसके दो ही रास्ते हैं ना, या बाहर
से कोई बताए या हम खुद उन्हें बताने की कोशिश करें? बाहर से भी बता सकते हैं, खुद भी हम बता सकते हैं, और उनको भी हम बताएंगे नहीं। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, हम सब के माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है ना, एक फ़िल्म की सूरत में चीज़ें आ जाती हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को लेके सोच रहे होते हैं साथ साथ में कि यार ये प्रॉब्लम मुझे भी आ रही थी। तो अब फैमिली को भी ये चीज़ महसूस हो जाती है कि हाँ, ये तो सही कह रहा है, ये तो ऐसा ही है। जब हमें यह आ जाएगा कि ये तो ऐसा ही है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंटरेस्ट, हम जिसको हम कह रहे थे कि वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो तो स्मूथली चल पड़ेगा। फिर वो ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो है ना वो क्या नाम है, लाइन सीधी होना शुरू हो जाएगी, डिस्टर्बेंस कम होना शुरू हो जाएगी। समझ आ गई? अच्छा, ये चीज़ें लिंक्ड होती हैं। अब पहले हमारे पास एक बंदा डिप्रेशन के साथ आया, उसने पहले अपने ऊपर काम किया कि भाई वाकई मुझे लगता था ऐसा नहीं है, ठीक है, मेरे घर वालों को ये चीज़ लगती थी, ये उनका ओपिनियन बन गया था, क्योंकि मैं तो उठता ही नहीं था, मैं तो बिस्तर से नहीं उठता था। अब घर वाले कहते हैं कि ये बंदा दिन को 12 बजे तक लेटा रहता है। ये फैक्ट होगा या ओपिनियन होगा? फैक्ट होगा, क्योंकि 12 बजे का उन्होंने टाइम भी बता दिया, ठीक है। वो कहते हैं ये काम कोई नहीं करता। फैक्ट होगा या ओपिनियन होगा? फैक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी जो हमने नहीं की हुई होंगी। अमूमन दूसरे लोगों की जो राय होती है वो ज़्यादातर फैक्ट बन जाते हैं, क्योंकि वो बाज़ औक़ात उसको देख कर कहते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे हो गई है। बंदे के नंबर कम आए हैं तो वो फैक्ट है, वो लिखे हुए हैं ना कि भाई इतने नंबर हैं, ये आपके पास ये 100 में से 50 नंबर लिए हैं, 40 लिए हैं, 30 लिए हैं, वो फैक्ट है कि वो लिखा हुआ है कि भाई ये नंबर है, ठीक है। अब हर चीज़ के पीछे जब आप उसको पहले अंडरस्टैंड करते हो और लिखाई, ये देखो मैं आपको ये बताऊं, ये कितने पेपर पढ़े हुए हैं, ये कितने पेपर पढ़े हुए हैं, ये रोज़ाना के रोज़ाना मैं लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ? ये फैक्ट आता है मेरे पास, ओपिनियन नहीं रह सकता। फैमिली आती है, वो अपनी एक राय देती है बंदे के बारे में कि ये चीज़ है। अब उसके बाद हमारा भी एक शऊर काम करता है, हम या फिर हम उन टूल्स के मुताबिक एज अ साइंटिफिक पर्सन, हम टूल्स हैं मुख्तलिफ, जैसे कि हमारे पास DSM वगैरह है, उन टूल्स के मुताबिक हम उसको जांचते हैं। तीसरा, उस बंदे की अपनी राय देखते हैं कि उसके बारे में क्या है। और शुरू के दिनों में उसकी राय अच्छी नहीं होती, जो उसकी इंसाइट बढ़ती है, चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है, तो राय बढ़ना शुरू हो जाती है। और जो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, ऑटोमेटिकली बंदे की बॉडी लैंग्वेज ही चेंज होना शुरू हो जाएगी। जब बॉडी लैंग्वेज चेंज होना शुरू हो जाती है, उसका देखना चेंज हो जाता है, उसका चलना फिरना चेंज हो जाता है, तो उसको ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है जो कि एक नॉर्मल पर्सन को होनी चाहिए। समझ आ गई? अच्छा, अब आप ये देखो कि हम क्या करते हैं। ये जो हम CBT बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है, ये 3 चीज़ों के ऊपर काम करती है। एक्शन, क्या होते हैं उसको, इंसिडेंट हुआ कोई, फिर उसके बाद हमारी एक थॉट डेवलप होती है, और फिर हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है। इंसिडेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पर एक इंसिडेंट ये आया, मेरे घर वालों ने मुझे डांटा है, किसी भी बात पे डांट दिया। मेरा पहले के एक मेरे बारे में एक बिलीव बना हुआ है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो उस टाइम मेरी ज़िंदगी के बड़े मकसद बन जाएंगे कोई जब घर वाले डांटेंगे तो वो ऐसे ऐसे ताने ढूंढ के डालेंगे जो कि मैं भूल चुका हूँगा। लेकिन एक इंसिडेंट हो गया, मैं फेल हो गया, ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद मैंने कोई भी नहीं बना रखा, फेल हो गया, तो मेरे ज़हन में सोच क्या आएगी कि अब घर वाले मेरी खैर नहीं है। बिहेवियर मेरा क्या होगा, मैं उनको नंबर ही नहीं बताऊंगा। अमूमन लड़के बंदे नंबर नहीं बताते होते कि यार कहीं डांट ना पड़े, क्योंकि हमारे जहन में एक ख्याल बना हुआ होता है कि भाई मेरे घर वाले ऑलरेडी इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। अब हमेशा से ये 3 चीज़ें देखो, ये सारी जगहों पर ट्रायंगल ही बने हुए हैं। CBT का भी ट्रायंगल है, डिप्रेशन का भी ट्रायंगल है, ठीक है, उसका गुस्से का भी ट्रायंगल है,
हर चीज़ का, हमारी अलामात का, इवन के हमारे बारे में जो राय है अकेली हम नहीं दे सकते कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। वो दोनों राय में अकेला बंदा अपने बारे में नहीं दे सकता। मेरे करीब के लोग, मेरे साथ मिलने जुलने वाले लोग, ठीक है, फिर उसके बाद मेरा थेरेपिस्ट और मेरी फैमिली, ठीक है, और मैं ख़ुद, जब सारों की राय आ गई तो फिर पता चलता है कि हाँ फ़र्क आ रहा है। समझ आ रही है आपको? तो ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। अब हमने ये करना है, क्योंकि अब हमने अच्छा एक और चीज़ कहते हैं जी कि फैमिली से मुलाकात नहीं होती, बातचीत नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो इसलिए कि पहले की ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाए ना। समझ आ गई? जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमें अपनी डिस्टॉर्शंस की समझ आ जाएगी, हम एक उस लेवल पर आ जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे फिर फैमिली को भी सेम यही चीज़ हमने रेप्लिकेट करनी है कि भाई अब आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको क्या लगता है, ठीक है, वो उनके साथ डिस्कशन होगी, फिर फैमिली जो होगी यहाँ पर आएगी, फिर उसके साथ फिर हम मज़ीद जो है ना उसके ऊपर लेकर काम करेंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा फेलियर कहाँ से आ जाता है। एक कि जब हमारा बंदा जो आइडल टाइम है उससे पहले डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि अभी हमने उसको वो चीज़ बता ही नहीं सके, उस तरफ हम लेके जा ही नहीं सके। अच्छा एक और बात भी है कि अभी मैंने आपको ये वो दे रहा हूँ, तो आप अपने कमरे में जाकर, या बाकी जो हमारे लड़के हैं या हमारे बाकी जितने भी लोग हैं, ये तो जाकर यूट्यूब पे देख भी सकते हैं क्लास, ठीक है, ये सारे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो अपनी अपनी चीज़ों को लेकर चलेंगे, जो मेरे अंडर हैं उनको मैं देख रहा हूँ, जो दूसरों के अंडर हैं वो सारे देख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये होगा, फैमिलीज़ देख रही होती हैं। अब फैमिलीज़ को हम दिखाते हैं कि भाई ये काम करो, इसको अंडरस्टैंड करो, मैंने आपको ये लेक्चर दिया है, अब आपने यहाँ आने से पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। जो ही फैमिली आएगी तो उनको ये होता है फ़लाँ मर गया था, फ़लाँ का ये हो गया था, फ़लाँ का वो हो गया था, तो वो जो हमारा एक प्लान बना हुआ होता है लॉस हो जाता है। जब वो लॉस हो जाता है तो हमारा जो समझ लें कि वो जो तराजू में हम तोल रहे होते हैं एक बंदे के इमोशंस को, अंडरस्टैंडिंग को, वो हम नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते। फिर ये हमेशा टाइम टेकन है, लंबे अरसे तक चलता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बंदे को दाखिल ही किए रखो, उसके लिए ये कि आप अच्छा फिर उसके बाद आधी रात को कॉल आएगी, दिल घबरा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक्चुअली वो हम आखिरी स्टेज पर जाके फिर बंदे से रब्ता करते हैं। हमने शुरू से ही चीज़ें देखनी हैं। आपने अपना खुद लिखना है। सारे माशाल्लाह से पढ़े लिखे लड़के हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। हर नॉर्मल बंदे के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम तो चलो रीएब के अंदर दाखिल हो गए, जो नहीं दाखिल होते उनको भी तो प्रॉब्लम्स होती हैं, और प्रॉब्लम्स थी तो तभी हम एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचे। लिहाजा एक एक को करके हमने निकाल कर उसको बेहतर करना है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो डिस्टॉर्शंस हैं, ये जो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, अच्छा मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मानते, जब हमारे जहन में एक बना हुआ होता है कि मैं अपने घर वालों को, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम एक एक्सपेक्टेड चीज़ होती है, आप किसी के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाते हो तो जितना आप सोचते हो कि वो उतना खुश होगा, उतना वो खुश नहीं होता, तो हमारे अंदर एक उदासी आ जाती है। इसलिए शुक्रिया अदा करना सुन्नत रसूल भी है, तोहफ़ा लेकर जाना भी, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही होती हैं। अब अमूमन जो एक एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, ये तो आगे हमारे जो है ना करंट बिहेवियर है, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेड आउटकम्स होंगे कि फैमिली क्या चाहती है, मैं क्या चाहता हूँ, और मेरा थेरेपिस्ट क्या चाहता है। थेरेपिस्ट चाहता कुछ भी नहीं है, वो एम्पावर करेगा, यानी कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, लिहाजा मकसद आप कैसे ढूंढोगे, आपकी हेल्प आउट होगी। और ये CBT जो है, या ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, सबको पढ़ाने का मकसद जो होता है कि हमें उनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हो। जितना हम अवेयर होंगे उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा कि मैं अपने आप को कब कौन सी चीज़ एक्सट्रीम पे जा सकती है, जिसको मैं वहीं पे कंट्रोल करूँगा और मैनेज करूँगा। और मज़े की बात यह है कि ये हम सब के अंदर कोई ना कोई ट्रेट एक्सट्रीम लेवल पर होता है, हर बंदे के अंदर होता है, ठीक है। और जब वो एक्सट्रीम लेवल पर है तो उसको कंट्रोल करना उसको आना चाहिए। समझ आ गई?
अब कोई और डिस्टॉर्शन देखते हैं, कोई और मनफी सोच देखते हैं। कोई और चीज़। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और कुछ और। हमेशा हर बार मेरे साथ ही नेगेटिव होता है। मेरे साथ ही हर बार मनफी, ये ऐसी चीज़ क्यों होती है? इसके अलावा मुझे मेरा हक नहीं मिला। मुझे मेरा हक नहीं मिला। हम ये चीज़ देख लेते हैं, मुझे मेरा हक नहीं मिला। अच्छा, अब आप ये देखो कि हम जब हकूक़ की बात करते हैं, हमारे लिए तालीम इसीलिए कहते हैं कि आपको उसका प्रायर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब होता ये है कि मुझे मेरा हक नहीं मिला। हक हम किस चीज़ को कहते हैं? यानी कि जो चीज़ मेरे हिस्से में है वो मुझे मिलनी चाहिए। वो आपका प्यार भी हो सकता है, आपका घर वालों की अटेंशन हो सकती है, आपका तालीम का हक हो सकता है, आपकी बाज़ औक़ात जायदाद दौलत का हक हो सकता है, बाज़ औक़ात आपको उस रिस्पेक्ट का हक हो सकता है, बाज़ औक़ात आपको इस इलाज की प्रोटोकॉल का हक हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये बंदे का हक होती हैं। अब कैसे नहीं मिला उसको भी देखना पड़ता है। फिर उसके बाद ये है कि बीइंग ह्यूमन बीइंग, ये एक पर्सन है सोसाइटी का, मेरे ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। जब बंदा अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता से उसके तमाम हकूक़ उसको मिलना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि लोग फिर भी डिप्राइव करने की कोशिश करते हैं, तो वो असर्टिवली अपने राइट्स को लेना शुरू कर देता है। वो बोलता है तो उसको उसका हक मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मुझे मेरा हक नहीं मिला। अच्छा, अब हम इसको देख सकते हैं कि कौन सा हक नहीं मिला। कुछ भी ज़हन में कोई भी फर्जी सवाल बना लो। इंसाफ नहीं हुआ। किस चीज़ का, किस तरह का इंसाफ नहीं हुआ? चलो हम एक और काम कर लेते हैं। इमरान खान के साथ इंसाफ नहीं हुआ। ठीक है, एक हम चीज़ देख लेते हैं। हम अपनी बात नहीं करते, हम उसकी फीलिंग्स की बात कर लेते हैं, इमरान खान की। अब आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा इस तरह से जेल में हो और उसके ऊपर एक चीज़ साबित हुई हो और उसको ये हो कि यार ये तो मेरे इल्म में थी नहीं, ज़रूर एक चीज़ गलत हुई है लेकिन ये मेरे इल्म में नहीं थी, तो उसके दिमाग में दो दुलियाँ पैदा हो जाएंगी कि शायद मुझे, जो हमारा मुनसिफ है, जो जज है, वो इस चीज़ के ऊपर क्या जजमेंट देता है। आया कि मैंने जानबूझ के ये काम किया है तो फिर सज़ा कुछ और होगी, मुझसे गलती से हो गया तो फिर इसकी सज़ा और होगी। अब आप ये देख लो कि जब एक बंदा, शुरू में हमने गाड़ी की बात की थी, तो अगर एक बंदे के पास गाड़ी है, उसके पास लाइसेंस है, आगे से कोई बंदा जा रहा है, रात का वक्त है, उसको समझ नहीं आई, उससे गलती से कोई बंदा मर गया, तो जज हो सकता है उसको सज़ा डिफरेंट दें। लेकिन पहले से एक बंदा उसको जानता है, कोई खालाजाद है, कोई कज़न है, कोई पहले से उनके आपस में लड़ाई झगड़ा चल चुका है, तो वो उसको जानबूझ के मारता है, तो ये इक़दाम कत्ल होगा, तो फिर उसकी सज़ा कुछ और होगी। सेम इसी तरह से जब एक इंसान को ये पता है कि भाई मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था, जज को ये पता था कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, क्योंकि बाज़ औक़ात लोअर स्टाफ से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। बल्कि मैं आपको इसके ऊपर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, वो डॉक्टर हैं और अभी भी जेल में हैं बेचारे। वो कहते हैं कि ऐसे हुआ कि मैं एक काम कर रहा था अपने अस्पताल में, तो डोनेशंस मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दी। लोग लेते हैं, आकर देते हैं कि यार ये दवाइयाँ ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो किसी ने उनको डोनेशन भेजी कि भाई ये वाली मेडिसन आप रख लो और कर दो। तो अक्सर आती रहती थी, जैसे अगर आप ईडी सेंटर पे जाएंगे, लोग रोज़ाना आके दे रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, मिल रही होती हैं, और उसी तरह से उनका भी एक रूटीन का काम था। तो उनको एक बॉक्स मिला, तो उनके स्टाफ ने रिसीव करके कहीं पे रख दिया, अभी चेकिंग वगैरह नहीं हुई थी। तो नेक्स्ट डे ही किसी ने उनके ऊपर कंप्लेन की हुई थी कि ये बंदा एक्सपायर्ड मेडिसन और जेली मेडिसन, जो कि वो नहीं है, वो यहाँ पर यूज़ कर रहा है। तो वो टीम तो आ जाती है। अब टीम को तो एविडेंस चाहिए था, लेकिन बंदे के पास एविडेंस नहीं था। उन्होंने जब चेक किया, उन्होंने कहा जी कि आपके अदारे में ये चीज़ें रखी हुई हैं जो कि गलत है,
इसकी कानूनी तौर पर यह सज़ा है, लिहाजा ये सज़ा आपको भुगतोगे। लेकिन उस बंदे के जहन में क्या है, मुझे तो इल्म ही नहीं है। अब जज जो जजमेंट देगा उसने तो एविडेंस देखने हैं, समझ आ गई। अब इसी तरह से फिर बंदे के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, और इंसाफ के साथ जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि आपसे एक सवाल हम पूछते होते हैं, उसका मैं कोड भूल गया हुआ हूँ, ये भी एक मेंटल डिस्टर्बेंस है। बंदे को इंसाफ के साथ प्रॉब्लम आना, अदालतों के साथ प्रॉब्लम्स आना, और एक लंबे अरसे तक उसको इंसाफ ना मिलना, और उसकी जो ज़हनी कैफियत होती है उसको हम डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी नहीं कह सकते, एक मिक्स्ड आते हैं। जब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बंदा बेहतरी की तरफ चला जाता है। तो वो जो चीज़ है क्या नाम है, उसको भी हम वो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यह आ गया कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिला। पहली उसकी अपनी फीलिंग्स क्या है, क्या वाकई ये चीज़ थी कि नहीं थी। वो बोलेगा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता था, ये तो बाय चांस हो गया, ये मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने शायद मुझे फंसाने की कोशिश की। दूसरा, उसके घर वालों की क्या राय है। तीसरा, उस अदलिया की क्या राय है। तीनों की राय मुख्तलिफ हो सकती है। अब हम अपने जज्बात में कह सकते हैं कि वो इनोसेंट है, वो कह सकता है कि मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन एविडेंस क्या आ रहे हैं यहाँ पर। फिर हमें एविडेंस की बात मिलती है कि भाई क्या ये वाकई ऐसा है, मुझे जो मैं जिस हक़ की बात कर रहा हूँ क्या वो वाकई मिलना चाहिए था। अमूमन आप ये देखो कि हम कंबाइंड फैमिली में पैदा होते हैं, कंबाइंड ही पैदा होते हैं, सारी बात है, बहन भाई हम सारे एक साथ में पैदा होते हैं। तो कुछ अरसे के बाद वो फैमिली जो है, एक वक्त आता है कि वो अलग-अलग होना भी उनको पड़ता है। तो अमूमन आप ये देखें कि कोई कहता है जी कि मुझे ऊपर वाला कमरा नहीं मिला, मुझे नीचे वाला कमरा नहीं मिला, मुझे शेयर वाला नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही होती हैं। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई मैं तो सारी ज़िंदगी कमाता रहा हूँ और मुझे आखिर में मुझे वो हक़ जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब उसके ज़हन में तो वो पहली चीज़ नहीं होती। तो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी अब इसकी शादी हो गई थी, बहू आ गई थी, उसने इसके ज़हन में ये चीज़ डाल दी। यानी कि वो उसने ज़हन में डाली नहीं, वो बंदा पहले से काम कर रहा था, लेकिन उसने उसके ज़हन में ये चीज़ डाली कि बाकी भाई भी सारे कंट्रीब्यूशन जो हैं, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लिहाजा आपके हिस्से में चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन लॉ क्या कहता है, कानून जो कहता है वो तो जो पेरेंट्स की तरफ से जो चीज़ आएगी वो तो सबकी बराबरी में आएगी, ये तो आप बतौर तोहफ़ा दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि हमारी आप अपनी ज़िम्मेदारी क्या निभाते रहे हो। छोटे बहन भाई सबसे छोटे हैं, बड़े भाई बड़े हैं। मिसाल के तौर पर मैं सबसे बड़ा हूँ, और मैं जब पैदा हुआ तो मेरे वालिदैन उस टाइम जवान थे, एनर्जीज थी, कमाते थे, अच्छा कमाते थे, अच्छा मुझे उन्होंने प्यार दिया, और उन्होंने ज़िंदगी की जो 20 फैसिलिटीज़ थी वो उन्होंने मुझे देना शुरू कर दी। लेकिन जब मेरे छोटे बहन भाइयों की बारी आई या सबसे छोटे की बारी आई, तब तक वालिदैन बूढ़े हो चुके थे या अल्लाह ना करे कुछ डेथ हो चुकी होती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमको फिर भी सब कुछ बराबर ही मिलेगा। मैं ये बोलूँ कि भाई मैंने तो ज़्यादा कमाया है, छोटा तो कमाता है कुछ नहीं है, तो लिहाजा उसको तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, मैंने तो ज़्यादा कमाया है। एक्चुअली हमने पेरेंट्स का वो जवानी का टाइम भी तो लिया है। जब हमें ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं तो मेच्योरिटी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब मेच्योरिटी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर ये वाले जो प्रॉब्लम्स आते हैं ये कम होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे जहन में कोई और बंदा डालता भी है कि भाई ये चीज़ आपको ना इस तरह से है, तो बंदा उसको सोच समझ के उसके ऊपर फिर बात करता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो छोटे हैं उनको। और फिर अक्सर आपने ये देखा होगा कि बड़े भाई छोटों की केयर करना भी शुरू कर देते हैं, ऐसा ही है ना। फिर ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात फ़ादर ने 2-3 शादियाँ कर रखी होती हैं और बहन भाई ज़्यादा होते हैं और डिफरेंट मदर्स से पैदा हुए होते हैं। कोई किसी और जगह पे रह रहा होता है, कोई किसी और जगह पे रह रहा होता है, तो वहाँ पर फिर भी आता है कि मुझे मेरा हक़ नहीं मिला। तो फिर जब हम उसको देखते हैं कि भाई अब आप ये देखो कि वो अकेली आपकी मदर की और आपके फादर की कंट्रीब्यूशन नहीं है, दूसरे भाइयों की मदर की भी कंट्रीब्यूशन है, लिहाजा उस हिसाब से चीज़ें आएंगी। तो जब ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली बंदा समझता है कि ठीक है, सही है। फिर एक और चीज़ अक्सर हमें ये भी होता है कि भाई मेरे वालिदैन मेरा इतना ख्याल नहीं रखते जितना मेरे दूसरे भाई का ख्याल रखते हैं, ऐसा ही होता है। अमूमन ये बात तब होती है जब आपकी पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कम हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो जाता है। जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई एक भाई का काम ही ऐसा है, वो फ्री ज़्यादा होता है तो वो घर में आराम से कॉल कर लेता है, आराम से आ जाता
आ जाता है तो मेरा काम ज़रा बिज़ी होता है, तो मैं बिज़ी होता हूँ और मेरी मालूमात या मेरी चीज़ें जो होती हैं वो कम होती हैं। तो अमूमन हमारे पास जहाँ से हम कहते हैं गलत फहमी पैदा होना, वो यहाँ से होती है कि पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहते कि ये चीज़ गलत हो, इवन के भाई भी कभी भी ये नहीं चाहते ये गलत हो। कोई भी बंदा किसी का जानबूझ के नुकसान नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं चाहता। बहुत ही कोई बिल्कुल ही खड़ूस किस्म का बंदा हो जो हर एक का नुकसान चाहता हो, अदरवाइज़ नहीं चाहते। अब हमारे पास जितने लोग भी हैं सारे मेंटल डिस्टर्बेंस के साथ आए हुए होते हैं ना। कोई किसी का नुकसान चाहता है? इवन कि जब खाने की बारी आती है सारे खाना वो कर रहे होते हैं, कैंटीन होती है, एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बाय नेचर हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। जब हमारे अंदर डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं तब हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। फिर हमें उसको वन बाय वन निकाल के बेहतरी की तरफ निकाल के ले जाकर हम फिर उसको आगे लेकर चलते हैं। तो फिर अल्लाह पाक करता है कि हमारे ऊपर अल्लाह पाक करम करता है। तो ये अभी आपने ऐसे करना है कि वन बाय वन अपने बॉल पॉइंट्स ले लो, कापियाँ ले लो, ठीक है, या एक ही कापी दे दो, पेपर्स में आपको दे देता हूँ, तो अपने अपनी लिस्ट लिखो और मुझे दे दो, ठीक है। और वो फिर मैं देख के उसके ऊपर वो चीज़ें करके आपकी फ़ाइल में लगा दूंगा कि भाई अब हमने इसके ऊपर काम करना है। फिर जब हम जाने लगते हैं, घर जाने लगते हैं, फिर फॉलोअप लेते हैं, तो उस टाइम भी हमारी अपनी मनफी चीज़ें और अपनी मुस्बत चीज़ें। मनफी नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है, या जो हमें लगता है कि भाई मैं अपनी नाकामियाँ, अपनी वो सारी चीज़ें, अच्छा अपनी नेगेटिव चीज़ें अपने इमोशंस भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव फीलिंग्स अपनी पेरेंट्स की तरफ, बहन भाइयों की तरफ, सोसाइटी की तरफ हो सकते हैं, ठीक है। और अच्छा ज़रूरी नहीं कि सब के अंदर ये चीज़ें हों। फिर अपनी पॉजिटिव चीज़ें भी लिखो, खूबियाँ या खामियाँ लिखो, छोड़ो, ठीक है, खूबियाँ और खामियाँ। फिर उनको में से हम उनमें से निकाल लेंगे कि जी की ये खूबी वाकई है। खूबियाँ भी एक डिस्टॉर्शन हो सकती है। मैं बोलूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबको बोलूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, यार मैं तो कभी गुस्सा ही नहीं आता मुझे, मैं तो कुछ ऐसा ही नहीं होता। लेकिन मेरी फैमिली ये बताया कि ये भाई ये तो हर वक्त घोड़े पे बैठा रहता है ठीक है मेरे दोस्त बोले कि यार ये तो इसके साथ तो हम खाना भी नहीं खा पाते, ये तो हर बात पे टोकना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो मैंने अपने आप को एस्टिमेट अपना सही नहीं लगाया, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम लेवल पर कोई चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल वे में हम लेके चलेंगे। तो ये हमारा ना अपनी डायग्नोसिस जो है, हमारी बीमारियों की जो भी डायग्नोसिस हैं उनको लेकर चलना है। फिर इसके साथ साथ हमारी एडिक्शन का भी है, जैसे आइस का है ना, तो अब हम पहले दिन ही तो आकर ये नहीं बैठ सकते कि आपको क्या फीलिंग आती है उस टाइम तो अच्छा ही लग रहा होता है ना, ऐसा ही है। कौन सा बंदा है जो बोले कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता? अगर अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो लेता ही नहीं है। सबको अच्छा लग रहा होता है, वो यूफोरिक स्टेज होती है, बंदा एंजॉय कर रहा होता है, बंदा उस चीज़ की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन अभी डिटॉक्स हो गया, वो चीज़ ख़त्म होगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल तो अभी चलना है ना साथ में, ठीक है। कि भाई अब मेरी उसका जो मैं लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ तो मुझे क्या सुकून मिलता है, तो क्या वो सुकून मेरी लाइफ में वैसे भी हो सकता है? क्या स्टेट ऑफ माइंड मेरी वैसे बन सकती है? क्या ये लेने से पहले मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या होती थी? मैं किन चीज़ों को एंजॉय करता था, ठीक है, मैं उनको कैसे लेके चलता था, और उसके दौरान में कैसे लेके चलता था, उसके बाद में अब कैसे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास एक और चीज़ है, इनका आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करो। शुरू में हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, ख़ासकर आइस के या कोई भी अल्कोहल में भी इसी तरह से होता है कि बंदे को समझ नहीं आ रही होती, वो उसको डिल्यूजन्स हो रही होती हैं, हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं, उसको उस टाइम प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है उसके साथ ख्याल से, ठीक है, उसको महसूस ना हो ज़्यादा, वो गालम गलोची कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा कितना है, ये वो नहीं, वो अपने उस स्टेज पर नहीं है जिस स्टेज पर उसको समझ आनी चाहिए। जो समझ आती है बंदा बेहतरी की तरफ चला जाता है तो ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। वो फिर बाकियों का ख्याल रखना शुरू कर देता है। और कुछ ऐसे हैं जो कि काफ़ी अरसे से एक ही स्टेज पे चलते हैं, जो कि एडिक्शन के साथ नहीं है,
ठीक है। और कुछ लोगों को आपने ये देखा होगा कि वो लंबे अरसे तक एक ही चीज़ के साथ चल रहे हैं, उनके साथ भी उसी तरह से हमने लेके चलना है, क्योंकि ज़िंदगी उनकी आसान बनानी होती है। जब ज़िंदगी हम जब ये चीज़ें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग भी बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। तो फिर उसको साथ साथ में लिखते जाओ, क्योंकि रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर सबकी फ़ाइल हैं, 2-2 फाइल्स हैं, मेडिकल वालों की अलहदा है, नफ्सियात वालों की अलहदा है। वो फ़ाइल हमारे पास कितने अरसे तक रहती है, ठीक है, उसको अपने पास रखते हैं। फिर जब आप फॉलो अप के लिए आते हो, खुदा ना खास्ता कोई रिलैप्स हो जाता है, तो उस टाइम हम देखते हैं कि उस टाइम डिस्टॉर्शंस क्या थे, अभी क्या है, ठीक है। फैमिली ने क्या किन किन चीज़ों के ऊपर काम किया, किन के ऊपर काम नहीं किया, आया कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट होना कितना वो कर रही थी। फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फैमिली इन्वॉल्व उस तरह से नहीं हो पाती जैसा हम उनको चाह रहे होते हैं। वो गिले शिकवे की सूरत में आते हैं, वो एक बंदे को जुर्म की सूरत में आते हैं, करैक्टर की सूरत में आते हैं, इसने ये किया था, इसने वो किया था, ठीक है ना। तो मेरी तकरीबन सभी इस तरह के इदारों की ये कोशिश होती है कि फैमिली को भी अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि हम तो कुछ अरसे के बाद फारग हो जाते हैं ना, हम तो चले जाते हैं, ठीक है। तो आप फिर फैमिली में ही एंट्री होती है। फिर वहाँ पर ये बंदा कहते हैं कि जी हाँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि नहीं है। बंदा बोले कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है जी मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा, वो नहीं है। छोटे छोटे भी तो मकसद होते हैं ना। या फिर ऐसे होते हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, हम कहते हैं मैं नमाज भी पढ़ूँगा, मैं घर वालों की खिदमत भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। वो सारे के सारे बंदा नहीं कर पाता, क्योंकि हम विदाउट एनी प्रूफ हमने वो बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर डाल दी। एक एक करके जैसे जीपीएस सिस्टम नहीं होता, पूरा बीएस पढ़ाते हैं बंदे को, लेकिन एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 3 क्रेडिट हाउस का पढ़ाते हैं, 45 लेक्चर्स होते हैं, हर लेक्चर का अपना एक सिस्टम है, उसके मार्क्स हैं, उसकी सारी चीज़ें। सेम यहाँ पर भी यही चीज़ है। एक एक को करते करते फिर इसी तरह से पूरी क्लास में सारे के सारे ही तो पास नहीं होते, सबके 4 GPA नहीं होते। कोई 3 लेता है, कोई 4 लेता है, कोई 3.5 लेता है, कोई 2.5 ले लेता है, कोई फेल हो जाता है, किसी को रिपीट करना पड़ता है। सेम रिहेब के अंदर भी है किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई अच्छे से चल रहा है, कोई किस तरह से चल रहा है, कोई किस तरह से चल रहा है। और एट टाइम जो है एक हमारे पास एक हेल्दी पर्सनालिटी आनी चाहिए, जो हमारा एक मेन आउटकम होता है। और फिर ये है कि अपनी उस फैमिली में रिहेबिलिटेशन, फैमिली के अंदर रिहेबिलिटेट होना, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, हर तरह से। और फिर अमूमन हमारे पास इस तरह से है ना, जो लोग ऑलरेडी पहले से नॉर्मल होते हैं, ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब है, ऑलरेडी नॉर्मल होते हैं, एडिक्शन की वजह से एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ज़्यादा एडिक्शन को निकाल के दोबारा उनको अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ बहाल करना है। जो बाकी न्यूरो डेवलपमेंटल वाले हैं, उनके अंदर इतना सेंस पैदा करने की कोशिश करनी है कि वो अगर 100% नॉर्मल ना सही, किसी हद तक अपने आप को एम्पावर कर सकें। ये सारी चीज़ है, ठीक है। चलें इसको बंद कर दें।